हो गया, लिखिए वेयर C is a constant, where C is a constant and is called heat capacity or specific heat capacity of given substance. Its value is different. Its value is different for different material. Also, its value is depending on state of material. Its value is also depending on state of material क्या लिखा, also depending on state of materials and process of heat supplied. तो अब C क्या होगा, अगर हम 1 kg मास लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराएं तो C इक्वल टू क्या होगा, Q। तो जितना अमाउंट यानी 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है वही उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी होगा कि नहीं। अगर हम इसमें ले लें फॉर m इक्वल टू 1 kg एंड डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा, यहां 1 और 1 रखेंगे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q। तो ये लिखिए पहले, hence heat capacity of a material is the heat required for unit mass to change its temperature by 1 degree Celsius। केल्विन भी लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो दोनों के में सेम होता है। रखो ही, बाद में ये सब करना। क्लियर हो गया। तो C का वैल्यू यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस कि नहीं। लिखिए द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज, द SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी पर केल्विन या ये लिखेंगे ऐसे, जूल
पर केजी इंटू केल्विन। इसको हम सीजीएस में कैलोरी लेते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लिखिए, एंड इन सीजीएस यूनिट, इन सीजीएस यूनिट it is taken कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे लिखेंगे, कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। केल्विन ही यूज किया जाता है, यूनिट में तो यही लेंगे। डिग्री सेल्सियस ज्यादातर जगह यूज किया गया है, लेकिन जब एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो उसमें केल्विन ही होता है, तो केल्विन के फॉर्म में ही लिखेंगे। हाँ, 14.5 डिग्री से 5.5। क्यों ऐसा था? क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन होता है उस केस में। क्या होता है? वाटर में लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री राइज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है वही है 1 कैलोरी। उसी को डिफाइन किया गया है 1 कैलोरी हीट। अब देखिए, ये जो हम डिफिनीशन ले रहे हैं ये केवल सॉलिड और लिक्विड में ट्रू होगा, गैस के लिए ट्रू नहीं होगा। गैस के लिए क्यों ट्रू नहीं होगा? ये क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है तो हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, कि नहीं? तो अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो हीट सप्लाई करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लिक्विड होगा तब भी जब हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और कोई प्रोसेस होता नहीं है कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा सकें। लेकिन गैस के केस में क्या होगा? गैस में मान लीजिए हमने हीट सप्लाई किया और टोटल हीट किसमें कन्वर्ट हो गया? वर्क डन में। टोटल हीट कन्वर्ट हो गया वर्क डन में, तो हम हीट कितना सप्लाई करेंगे, चाहे जितना सप्लाई करें उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं करेगा, कि राइज करेगा? भाई टोटल अगर वर्क में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तब भी उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम सिस्टम को हीट सप्लाई ही ना करें, Q इक्वल टू 0 रहे, लेकिन उस पर वर्क कर दें। तो जब किसी सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो वर्क डन होगा, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो बिना हीट सप्लाई किए ही टेम्परेचर राइज कर गया, तो Q इक्वल टू 0 है तो C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब गैसियस स्टेट के लिए इसकी वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉसिबल है। इसीलिए गैस के हीट कैपेसिटी के लिए अलग से डिफाइन किया गया। एक को उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम 1 ग्राम के लिए लेते हैं यूनिट मास के लिए, और जब 1 मोल के लिए लेंगे तब उसी को मोलर हीट कैपेसिटी कहा जाता है। उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो वहां 1 मोल लिया जाता है। जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 44 ग्राम होगा, 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो 32 कितना होगा? 32 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 2 ही ग्राम होगा, कि नहीं? जितना उसका मास है। तो ये अलग अलग, इसलिए गैस के लिए इसको अलग से डिफाइन किया गया, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखिए, this definition is only true for solid and liquid state. Solid and liquid state, not for gas, not for gas.
अभी बताया क्यों। तो उसको अलग से कैसे डिफाइन किया गया, फॉर द गैस देयर आर टू प्रोसेस टू चेंज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लिखिए फॉर गैस it is defined by two ways, it is defined by two ways. Number one at constant volume, number two at constant pressure, at constant pressure। अब जब यूनिट मास लेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, और जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसका अलग अलग सिंबल है, सीपी और सीवी लिया जाता है। ऐसे स्मॉल सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए और स्मॉल सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। लिखिए नंबर वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम amount of heat required, amount of heat required for unit mass to change its temperature by 1 degree Celsius at constant volume, by 1 degree Celsius at constant volume is called heat capacity at constant volume। At constant volume it is denoted by, ये लिखेंगे CV, स्मॉल c और सफिक्स है कैपिटल V, इट इज डिनोटेड बाई CV। यूनिट डायमेंशन सब कुछ वही रहेगा जो पहले था, लेकिन अब अगर हम एक यूनिट मास लिया है 1 ग्राम 1 किलोग्राम ऐसा लेंगे तब उसको क्या कहेंगे हम, स्मॉल CV। अगर 1 मोल ले गैस के लिए तो उसको कैपिटल CV से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगले पैराग्राफ में लिखना फॉर 1 मोल ऑफ गैस अमाउंट ऑफ हीट required to rise its temperature by 1 degree Celsius at constant volume is called molar heat capacity, is called molar heat capacity at constant volume। It is denoted by capital CV। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अब स्मॉल और कैपिटल C अगर लिखते हो तो छोटा बड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है ना,
तो आप उसको थोड़ा सिंबल चेंज करके हम लोग लिख लेते हैं। जैसे लिखा कैपिटल C, और अगर V है तो यहाँ सफिक्स V लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C, यहाँ बीच में ऐसे लगा दिया, ये है V, तो ये कितना होगा, मोलर मास इंटू स्मॉल cv। भाई 1 ग्राम के लिए लिया था तो स्मॉल cv था, अब 1 मोल के लिए रहे हैं तो जितना उसका मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 मोल के लिए होगा। तो m इंटू cv, वेयर कैपिटल M इज द मोलर मास। मोलर मास ऑफ गैस। अब इसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हैं, सिमिलर है। और दोनों अलग अलग होता है। हो गया, लिख लिया। दूसरा हेडिंग डाल दो, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अब इसी तरह आप चाहते तो लिख सकते थे या लिख दें सिमिलरली, बोलिए हैं, लिख दें कि पूरा लिखवाएं? चलो लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास, यूनिट मास में ग्राम में लिया जाता है ये, हाँ, amount of heat required for unit mass to change its temperature by 1 degree Celsius at constant pressure is called specific heat capacity, specific heat capacity at constant pressure and is denoted by, ऐसे स्मॉल cp लिखते हैं। अब ये स्मॉल cp है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, amount of heat required for 1 mole of gas, for 1 mole of gas to rise its temperature by 1 degree Celsius at constant pressure, at constant pressure is called molar heat capacity at constant pressure, and it is denoted by, and it is denoted by कैपिटल Cp। तो अब कैपिटल Cp इक्वल टू अगेन m टाइम्स स्मॉल cp होगा, जैसे उसमें था वही इसमें भी रहेगा, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, अलग अलग प्रोसेस हैं। उसी गैस के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। तो अभी हमने लिखवाया था कि ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उसके स्टेट पर भी डिपेंड करेगा, अलग अलग प्रोसेस पर भी इसकी वैल्यू डिफर कर जाती है। क्योंकि इसमें जो हीट सप्लाई करेंगे तो एक पार्ट अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको तो राइज करना ही पड़ेगा टेम्परेचर, तो इसीलिए Cp की वैल्यू ज्यादा होती है। Cp इज मोर देन Cv, ये होता है हमेशा। और डिफरेंस क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू कैपिटल R। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है,
कैपिटल आर, और आर की वैल्यू 8.31 जूल कि नहीं पर, अरे यूनिट नहीं मालूम है कैपिटल आर की, जूल पर क्या पर मोल भी तो होगा कि वही हो है केवल। अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी या आरटी लिखा था ना, तो अगर ये लिखा यहां लिख ले एंड, अब इसको हम मेयर्स फार्मूला कहते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कैपिटल आर। आर आपका कहां से आया था, आर इक्वल टू था पीवी अपॉन टी कि नहीं था, पीवी अपॉन टी था। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन कल लिखा कि नहीं लिखा, लिखा था ना, तो पर मोल भी रहेगा। तो अब इसका जब लिखोगे आप तो P का क्या होगा, ML इनवर्स T माइनस 2 इंटू एल क्यूब बाई कैपिटल K R कैपिटल थीटा। तो अब यहां आ जाता है M L स्क्वायर T माइनस 2 और थीटा इनवर्स, ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये है जूल और एक पर केल्विन, और पर मोल भी रहेगा क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइन किया गया ना, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है, ध्यान दीजिएगा ये सब यूनिट है जूल पर केल्विन और पर मोल दोनों रहता है। अब ये कहलाया मेयर्स फार्मूला, इसको सीपी माइनस सीवी को कहते हैं मेयर्स फार्मूला। इसको हम प्रूफ भी करेंगे लेकिन बिना थर्मोडायनेमिक्स के नहीं होगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी इसमें यूज करेंगे। तो इसके आगे जब चलेंगे तो अभी अगले क्लास में उसको फिर डिराइव कर लेंगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कैपिटल आर। तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब सीपी मच मोर देन सीवी है कि नहीं है, 8.31 जूल है कि नहीं है। तो नेक्स्ट, अब कल हमने एक 2 टॉपिक बताया था, अभी हम चूंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने के पहले हमको गैसियस स्टेट का इक्वेशन और ये सब यूटिलाइज करना पड़ेगा बार बार। तो कल एक चार्ल्स लॉ बता दिया था, 2 और है, बॉयल्स लॉ और जेलिफेक लॉ, और फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये डिस्कस कर लें, तब फिर एक तरफ से सीधे बताते चलेंगे कि नहीं। तो पहले आप देख लीजिए बॉयल्स लॉ क्या था। बॉयल्स लॉ ये क्या कहता है, बॉयल्स ने क्या किया था, गैस के क्या कांस्टेंट किया है, गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा। आप कोई पंप ले लो हवा भरने वाला, अगर पंप के जो जिससे हवा निकल रहा है उसको बंद करो तो तब भी जब दबाओगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो उन्होंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और गिवन मास ऑफ गैस हो, मास भी कांस्टेंट रहे, बदले ना, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम उसी के रेशियो में घटता जाता है। प्रेशर 2 टाइम्स तो वॉल्यूम आधा, प्रेशर 3 टाइम्स वॉल्यूम 1/3, प्रेशर 4 टाइम्स वॉल्यूम 1/4। तो दोनों के प्रोडक्ट तो कांस्टेंट हुए, क्या हुए, कांस्टेंट। यही उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। तो क्या स्टेटमेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, या इफ प्रेशर कि नहीं, रिजल्ट या क्या मिलेगा, V प्रोपोर्शनल 1/P। अभी लिखो मत, लिखवा दूंगा। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, मास भी ना बदले, ना तो मास बदले और ना तो टेम्परेचर चेंज हो, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
P, अब ये ऐसे लिख सकते हो कि P इंटू V, तो एक कांस्टेंट आएगा K, यानी ये कांस्टेंट, ये है बॉयल्स लॉ। लिखिए, इट स्टेट्स दैट, बॉयल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट स्टेट्स दैट, लॉ है ये, स्टेटमेंट होता है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस, अमाउंट भी लिख सकते हो, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ इट इज, वॉल्यूम ऑफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, दैट इज, अब ये लिखा V प्रोपोर्शनल 1/P, इनवर्स का मतलब यही तो होगा, डायरेक्टली होता तो प्रोपोर्शनल के बाद सीधे लिखते, और इसमें 1/, लिखते हैं, लेकिन कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और मास भी कांस्टेंट है, और गिवन मास था ना, और गिवन अमाउंट, तो मास भी बदले ना, तो होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो PV इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट। अब इसके लिए ग्राफ वगैरह अक्सर पूछा जाएगा नीट में, ये सब ध्यान दीजिएगा, लॉ नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां हम ले लें V और यहां पर ले लें P, तो जब एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, तो ऐसे एक ग्राफ मिलेगा, ऐसे ऐसे और भी ग्राफ मिल सकते हैं, और भी मिल सकता है। तो अगर हम यहां से ऐसे एक ड्रॉ कर लें, तो ये कब ऊपर मिलेगा, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ऊपर वाले ग्राफ मिलेंगे, टेम्परेचर फिक्स है ना, तो मान लो आपने 10 डिग्री पर ले लिया, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर लिया, फिर 30 डिग्री पर लिया, और V और P में ग्राफ खींचा, तो ये अपर ग्राफ आता जाएगा। अब अगर P और V में खींचे, तो P और V का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ P इंटू V ले लो, और यहाँ PRV ले लो, कोई एक, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, PV इक्वल टू क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट, बदलेगा नहीं कभी। तो कब है, एट कांस्टेंट T, एट कांस्टेंट M, दोनों, या T इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, T इक्वल टू कांस्टेंट और M इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं। ऐसे ऊपर भी आ सकता है ये, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब। एक ग्राफ और आ सकता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अपर ग्राफ मिलेगा, एक ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, हम V और 1/P में ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये होगा V और ये है 1/P, तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे ही। हाँ, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऐसे भी ग्राफ मिल सकता है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा, एट हायर टेम्परेचर क्या मिलता है, अपर ग्राफ, ये या ये या ये, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये सब पूछा जाता है नीट में, ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर इसमें कम रखें या अधिक रखें तो क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर हुआ, तो यही नीचे लिख लो, एट द हायर टेम्परेचर अपर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, अपर माने ऊपर वाला, अपर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड एट हायर टेम्परेचर, अपर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। तो ये सब मेन पार्ट है इसके, क्लियर हो गया। तो PV इक्वल टू K क्या है, बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। दूसरा, एक हम चार्ल्स लॉ बता चुके हैं, चार्ल्स लॉ बता चुके हैं, उसको लॉ ऑफ वॉल्यूम भी कहा जाता है। तीसरा है लॉ ऑफ प्रेशर, जिसको कहते हैं गैलुसैक लॉ। गैलुसैक्स लॉ, ब्रैकेट में लिख लो लॉ ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ प्रेशर। अब इन्होंने क्या किया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। चार्ल्स ने क्या कांस्टेंट रखा था, प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाया था तो वॉल्यूम बढ़ गया था। इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, प्रेशर। तो ये सब प्रैक्टिकल रिजल्ट हैं और स्टेटमेंट सब में वही है कि नहीं। अब यहां क्या रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लिखिए, इट स्टेट्स दैट at constant volume of gas, at constant volume of given mass of gas, at constant volume of given mass of gas pressure is directly proportional to its absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है, यानी केल्विन में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं। इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है P प्रोपोर्शनल T, कब, एट कांस्टेंट V एंड M। V भी कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस भी नहीं बदल रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाई T इक्वल टू K, यानी ये कांस्टेंट। या अलग अलग कंडीशन में P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, उसमें भी लिख सकते थे V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। तो इसमें अब ग्राफ क्या बनेंगे, देखिए इसमें भी अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं। P प्रोपोर्शनल T है तो प्रेशर और टेम्परेचर जब आप लोगे, यहां प्रेशर और यहां टेम्परेचर, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से कि नहीं, क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर P बाई T लिखें के बीच ग्राफ बनाएं, P बाई T, वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 V2 चेंज नहीं होगा, इसमें एक ही बनेगा, इसमें दो नहीं बनते हैं। अगर हम P बाई T लें और P या T में ग्राफ खींचें तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये ऐसे कांस्टेंट ग्राफ आएगा कि नहीं। तो ये कब है, जब V इक्वल टू कांस्टेंट है और M इक्वल टू कांस्टेंट है। ऐसे ही आप चार्ल्स लॉ में यहां वॉल्यूम, यहां टेम्परेचर, यहां V बाई T और यहां V, तो ग्राफ सिमिलर होते हैं क्योंकि वहां भी रिलेशन एक ही है ना। तो ये 3 बेसिक लॉज हैं गैसियस स्टेट के लिए। बेसिक लॉज हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कल बता दिया था, और लॉ ऑफ प्रेशर या गैलुसैक लॉ। देखिए, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेशर, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेशर। इसको भी उसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, जैसे कल लिया था, आल्सो P at T डिग्री सेल्सियस
इक्वल टू P0 1 प्लस 1/273.15 टाइम्स T। इसका मतलब है कि किसी गैस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो उसका जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कराएंगे तो प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस के प्रेशर का 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज करेगा कि नहीं? ये कल यहां पर वॉल्यूम लिखा था, आवाज क्या लिखा है? आज हमने प्रेशर लिखा है, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं PT इक्वल टू P0 1 प्लस बीटा T, और बीटा भी वही है, बीटा की भी वैल्यू क्या आया 1/273.15। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या नाम दिया गया है? प्रेशर कोफिशिएंट। ये क्या है? ये प्रेशर कोफिशिएंट कहलाया, और वहां वॉल्यूम कोफिशिएंट था, तो ये भी लिख लीजिए। एक दूसरा स्टेटमेंट उसका है, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट ये भी है। हो गया? आ रहा है पूरा? ये सब तो केमिस्ट्री में भी है, बार बार बताया भी गया होगा। ग्राफ वगैरह पर मेन पार्ट वही ग्राफ है ना? ग्राफ वगैरह बनाने आना चाहिए, किसमें क्या बनता है। अब हमारे पास तीनों अगर रिजल्ट हैं तो दो तरह के गैसों की बात होती है। एक हमारे पास जो रियल गैसेज है, रियल गैसेज क्या है? हाइड्रोजन है, जीरो ग्रुप के सारे गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है कि नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो बहुत सारे गैसेज हैं, वो रियल गैस है। अब सभी जो रियल गैसें हैं वो इन सभी लॉज का, जितने लॉज 3 हैं बेसिक लॉज, पूरा पूरा उसका पालन नहीं करते हैं, उससे कुछ डेविएशन शो करते हैं। उससे रियल गैसेस से कुछ क्या होता है, ये अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तीनों लॉज एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते एज सच। तो एक ऐसे गैस की कल्पना हम लोगों ने किया जिसमें ये तीनों लॉज होल्ड करते हो, उसको नाम दे दिया गया आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। तो उसमें हम लोगों ने एजम्पशन क्या ले रखा है? आप तो जानते हो गैस का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के शेप को और साइज को एक्वायर कर लेगा क्विकली। हम लोगों ने ये एजम्पशन ले रखा है कि गैस के मॉलिक्यूल एक जैसे बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट नहीं करता है। ये लिया है। ये भी लिया है कि उनका अपना ओन वॉल्यूम बहुत कम है एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इन एजम्पशन को लेकर के हमने ये भी मान लिया है कि ये तीनों लॉज उसमें अच्छी तरह से होल्ड करते हैं। ऐसे इमेजिनरी गैस को हमने क्या नाम दिया गया? आइडियल गैस, या नाम दिया गया है आइडियल गैस, या उसी को कहते हैं परफेक्ट गैस। अब उसका जो इक्वेशन आता है PV इक्वल टू RT या PV इक्वल टू nRT, उसको कहा गया परफेक्ट गैस इक्वेशन, है ना? तो पहले हेडिंग डाल दीजिए आइडियल गैस या ब्रैकेट में परफेक्ट गैस। कम लो टेम्परेचर पर, कब? सॉरी, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर
a few real gases behave like an ideal gas, जैसे H2 है, लेकिन O2 या CO2 जो हैवी मॉलिक्यूल्स है उनमें बहुत ज्यादा डेविएशन होता है। H2, हीलियम, इन सब में बिहेवियर कुछ मिलता जुलता है आइडियल गैस से, लेकिन वही तो है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस। तो उसका ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है। लिखिए थोड़ा सा, वी टेकिंग certain assumptions for the gas which obey these assumptions called ideal gas or perfect gas, called ideal gas or perfect gas। नंबर 1 लिखिए, गैस हैज नो shape and size, it acquire the shape and size of container, it acquire the shape and size of container in which it is placed, यानी जिसमें रखा जाएगा। जैसे छोटे सिलेंडर में भरोगे तो सिलेंडर का शेप और साइज एक्वायर कर दिया, उसका नोजल खोल दोगे इस कमरे में तो इस कमरे में फैल जाएगा, तो इसके शेप और साइज को एक्वायर कर लेगा। तो इस तरह से उसका कोई अपना शेप नहीं है। नंबर 2 लिखो, इट स्प्रेड क्विकली, स्प्रेड फैलना, it spread quickly and acquire उधर बैठा दो, R fill the place of whole container, fill the place of whole container uniformly, place of whole container uniformly। नंबर 3 लिखो, gas molecules are very small and do not exert any force of attraction, नेक्स्ट लिखिए, गैस ओबे all 3 basic laws of gases very well, all 3 laws of gases very well। कौन 3? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लॉ ऑफ प्रेशर। हेडिंग डाल लो, परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन।
अब देखिए PV इक्वल टू RT होता है 1 मोल के लिए, लेकिन पहले उसका डेरिवेशन देख लीजिए क्या है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लॉ ऑफ प्रेशर को जो गैस होल्ड करेगा वही क्या है, आइडियल गैस। तो उसका उसी से इक्वेशन आएगा कि नहीं, जिसमें तीनों लॉज इन्वॉल्व होंगे, वो जो इक्वेशन बनेगा वही आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगा। जाना है क्या? लिखिए। तबीयत गड़बड़ है कुछ? पानी उनी पीना हो तो पी लो लेकर के, नहीं तो बैठे रहो, पता चले जैसे उनका खराब हो गया वैसे ही। लिखिए, द गैस होल्ड बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ and law of pressure. If we take initial state of gas, तो क्या ले लें, P1, V1 and T1, कैपिटल लिखेंगे। इनिशियल स्टेट ऑफ गैस P1, V1 and T1, the final state P2, V2 and T2, P2, V2 and T2। देन अब एक प्रोसेस देखिए पहले, इसका मतलब P1, V1, T1 से हमको P2, V2, T2 पर जाना है ना, और वही तीनों लॉज को यूज करेंगे। तो पहले मान लीजिए प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1 डैश। V1 से V1 डैश बढ़ाया, किस पर, टेम्परेचर, जब T1 से क्या कर दिया, T2, या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, T1, और प्रेशर हमारा P1 से बढ़ा करके क्या कर दिया, P2, तो वॉल्यूम V1 से बढ़ करके या घट करके कुछ V1 डैश हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लगा देंगे, बॉयल्स लॉ, कि नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लग जाएगा, बॉयल्स लॉ। लिखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस T1 keeping constant, if temperature of gas T1 keeping constant, बैठो, क्यों है? जाओ, हम सोचे ऐसे ही जा रहे हो, जाओ, उन्हीं के साथ जाती है क्या, जाओ तुम अच्छा जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तब डिस्टर्ब ना करो। क्या लिखा, इफ कांस्टेंट एंड on increasing the pressure from P1 to P2, यानी फाइनल प्रेशर जो है from P1 to P2, वॉल्यूम becomes V1 to V dash, वॉल्यूम becomes V1 to TO, V dash, then by Boyle's law, क्या था, PV इक्वल टू कांस्टेंट था ना, तो यही लगेगा। देखिए P1 प्रेशर बढ़ाया,
पहले प्रेशर P1 था और वॉल्यूम क्या था V1। हमने इसको जब प्रेशर बढ़ा करके क्या कर दिया P2, तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम क्या होगा घटेगा, तो वो हो गया V डैश। ये कब किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। तो बॉयल्स लॉ ही तो लगा, क्या लगा बॉयल्स लॉ। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 या P1 V1 इक्वल टू P2 V डैश। तो यहां से V डैश आ जाएगा P1 V1 अपॉन P2, ये हो गया V डैश। अब क्या करें हमने प्रेशर तो P2 बढ़ा लिया, फाइनल प्रेशर P2 ही है, लेकिन टेम्परेचर T1 रखा है कांस्टेंट। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, क्या रखें कांस्टेंट प्रेशर को P2 बढ़ कर चुके हैं, तो अब P2 कांस्टेंट रखिए और टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर जब T2 करेंगे तो वॉल्यूम V डैश से बढ़कर के क्या हो जाएगा V2। लिखिए यहां तक हो गया, लिखिए नाउ at constant P2, now at constant P2 यानी प्रेशर on increasing temperature from T1 to T2, from T1 to T2, volume change from T1 to T2, volume change from V dash to V2, V dash to V2, then by Charles law, नहीं, then by Charles law अब क्या रहेगा V1 डैश अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, और क्या कांस्टेंट है P2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखा था, तो इससे भी V डैश निकल आएगा। V1 E डैश इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2 आ गया, ये इक्वेशन हो गया 2। बहुत छोटा सा इक्वेशन है ये, डिराइव करना बहुत इजी है, बीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है ऐसे। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 V डैश दोनों में है, P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2, V2 T1 अपॉन T2। तो अब ये V2 इधर ला दो, T1 यहां, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये आ जाएगा कि नहीं आया। अरे भाई ये T1 नीचे कर दिए तो V2 ऊपर आ गया, और ये देखो ये और ये सेम है ना V डैश। तो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है देन PV बाई T इक्वल टू क्या है ए कांस्टेंट। एक रिजल्ट आया, PV बाई T क्या होगा एक कांस्टेंट होगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, यानी जितना स्टेट अलग अलग लेंगे सब कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन अगर उसका हम सेम क्या ले, अगर लो प्रेशर ले, क्या ले लो प्रेशर, तो 1 मोल गैस के लिए सबकी वैल्यू सेम होती है, और उसको फिर लिखते हैं कैपिटल R। लिखिए वहां तक लिखकर तब लिखेंगे, हो गया। लिखिए द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट is different for different gas,
is different for different gas, but at low pressure and for 1 mole of gas it is same for all gases. And denoted by capital R and is called universal gas constant. Then अब ये हो जाएगा PV/T इक्वल टू R या PV इक्वल टू RT, ये हो जाएगा। अब अभी इसी R की वैल्यू बताया था, इसी R की वैल्यू अभी बताया था। अगर n मोल हो तो nRT हो जाएगा। लिख लीजिए, फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस PV इक्वल टू nRT। इसी को कहते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन, है ना। लिख लीजिए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशन, इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशन। इसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा गया है कहीं कहीं। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n जो है नंबर ऑफ मोल्स है, तो मास अपान मोलर मास होता है, मास अपान मोलर मास होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसको मास अपान मोलर मास इंटू RT इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें, n से, इक्वेशन वो था 4 में था PV इक्वल टू RT, PV/T इक्वल टू है कैपिटल R। अगर इसको PV अपॉन NA इंटू T लिखें तो ये हो जाएगा R/NA, तो ये होता है KB। इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये है एंड KB इक्वल टू होता है 1.38 10 टू द पावर माइनस 23 यूनिट्स। इसका मान 10 टू द पावर 23, R की ही यूनिट रहेगी, -23। जो यूनिट ऑफ R है, R/N तो नंबर है ना, तो जो इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये है जूल पर मोल पर केल्विन। ये केबी की वैल्यू है, इसको बोल्ट्जमैन ने डिफाइन किया था, तो इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो PV/NA इंटू T, ये भी एक इस इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये भी आपका है इक्वेशन ऑफ। ये सब कंपटीशन में बहुत डेप्थ में पूछे जाएंगे, ये जान लीजिए।
ये आ गया क्लियर? तो ये हो गया परफेक्ट गैस इक्वेशन। हम जब थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट लिखने लगेंगे तो उसमें ये बार बार यूज करेंगे, PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू कांस्टेंट, अलग अलग प्रोसेस में। तो बहुत सारे प्रोसेस है, मुझमें हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के केस में सिस्टम होता है। अब हमारा बेसिक जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी हम बात करें। सिस्टम, दो तरह के सिस्टम है, एक है क्लोज सिस्टम और दूसरा ओपन सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको कहेंगे? कोई ऐसा सिस्टम जिसकी एक डिफिनिट बाउंड्री हो और जो किसी मैटर को कंटेन्ड करता हो, एक डिफिनिट बाउंड्री हो और एक मैटर को कंटेन्ड करता हो। तो जो आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो है सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, ये सिलेंडर फिल्ड विथ गैस। अब ओपन सिस्टम किसको कहेंगे? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें हीट, अरे नहीं भाई, अगर सिस्टम है तो वो सराउंडिंग से सेपरेटेड होगा बाय द वॉल्स। तो ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है, यानी हीट को भी सप्लाई कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें मास को बढ़ा या घटा सकते हो। अगर ऐसा है तो उसका नाम है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा? जिसमें केवल हीट तो ट्रांसफर होगा लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं, तो उसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। और एक होता आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो हीट ट्रांसफर होगा और ना तो मैटर ट्रांसफर होगा। क्लियर है? थोड़ा सा लिख लीजिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिखो, ए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर, a definite quantity of matter bounded by some closed surface is called system। नेक्स्ट लिखिए, अलग अलग पॉइंट वाइज लिखते जाइए। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर which are so arranged that they passes certain values of pressure, volume and temperature called a thermodynamic system, नेक्स्ट लिखिए, an ideal thermodynamic system is the cylinder with a movable
frictionless piston, movable frictionless piston filled with गैस। इसका मतलब हम लोग ये लेते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो एक ऐसे सिलेंडर लेंगे जिसमें एक पिस्टन लगा हो और ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सके बिना किसी फ्रिक्शन के, और उसमें क्या फील्ड हो, कोई गैस। तो यही हमारा क्या है, आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। हम लोग बार बार इसी को कंसीडर करते हैं। तो एक सेपरेटेड है, इसमें एक डेफिनिट वॉल है, बाउंड्री है कि नहीं है। तो ये मैटर जो है सराउंडिंग से सेपरेटेड है, सराउंडिंग से सेपरेटेड है। तो ये सिस्टम है कि नहीं। अब ये ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड कब होगा, जब इसके वॉल्स ऐसे हों कि हीट ट्रांसफर हो सके, ऐसा हो हीट ट्रांसफर ना हो सके, या ऐसा हो कि इसमें हम मैटर भी ट्रांसफर कर सके। तो ये बना लीजिए फट से। पूरा पढ़ोगे तो एक एक लाइन सब आ जाएगा, कहीं कोई टॉपिक बचेगा नहीं कि ये अब नहीं आ रहा है। अगर हो पाए ना तो यहाँ ये तो ऑक्सीडेशन भी आप पढ़ा लीजिए, सब 12 शुरू कर दें। अब वो शेड्यूल है, जो जैसा है वैसा रहेगा। ये चूंकि कंबाइंड था, सब एक में था, इसलिए पूरा मैं पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, अभी तो इसी में एक बार और लगेगा, एक शेड्यूल पूरा, तभी भी पूरा नहीं होगा। कम से कम 10 क्लास है ना पूरा, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इसमें पूछे जाएंगे। अभी थ्योरी ही बहुत है, अभी तो ये तीसरा क्लास है ना, अभी बहुत लंबी थ्योरी है इसकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ हीट एंड मैटर, if heat and matter can exchange from the surrounding, it is said to be open. It is said to be open. दूसरा लिखिए नेक्स्ट। if only heat exchange take place from the surrounding, it is said to be closed. It is said to be closed. Next, एक्सचेंज होगा, मैटर नहीं। क्या लिखे हो, अरे पूरा क्या लिखा अभी, ओनली हीट एक्सचेंज टेक प्लेस नॉट मैटर, तब उसको कहेंगे क्लोज्ड, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। थर्ड लिखो, इफ नाइदर हीट नॉर मैटर कैन एक्सचेंज, nor matter can exchange from the surrounding, it is said to be isolated system. It is said to be isolated system. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हीट। हीट कल बताया था या इसके पहले कई बार बताए हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो एंड इट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। देखिए, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी
which can flow from high temperature due to the temperature difference, due to the temperature difference, and it flow from from higher temperature to lower temperature. अगर कोई और एजेंसी नहीं लगाई गई है तब, नहीं तो रेफ्रिजरेटर आप जानते होंगे, एसी, इन सब में रिवर्स होता है, तो आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। मशीन लगाने के हाँ, उसमें एक दूसरी मशीन होती है, कंप्रेसर होता है। इट्स यूनिट इज टेकन जूल, सीजीएस यूनिट इज अर्ग, its other unit is taken कैलोरी। 1 जूल कितना होता है, कितना अर्ग बताया गया होगा, 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7, नहीं बताया गया क्या? कन्वर्जन हाँ, बताया गया होगा ये सब। नेक्स्ट लिखिए, इट इज माइक्रोस्कोपिक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, माइक्रो MACRO, इट इज माइक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट ये कैसे होगा, पाथ डिपेंडेंट हीट कैसे हो सकता है, ये तो एनर्जी है, कैसे पाथ डिपेंडेंट है, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होता है। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हीट किसी सिस्टम को सप्लाई करें तो वैल्यू कुछ और होगी, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब इट डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, तो इसलिए ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। नेक्स्ट लिखिए, हीट टेकन पॉजिटिव when absorbed by the system, when absorbed by the system, and negative when released, and negative when released, जब निकल जाता है तो उसको निगेटिव मानेंगे और आएगा तो पॉजिटिव मानेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, इन द केस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, ये लेते हैं, देखिए Q इक्वल टू ML, Q क्या लेते हैं, ML, कब, L क्या है, लेटेंट हीट, तो केवल स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो जैसे सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है वाटर कि नहीं, अरे लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होगा ना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपर में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इस तरह से अलग अलग होगा। दूसरा अभी बताता है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, जब कोई मैटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इन सब फॉर्म में आगे हम डिस्कस करेंगे, वो तो अभी बता चुके हैं कि नहीं। अब डिफरेंट वर्क डन है इन डिफरेंट प्रोसेस, हेडिंग डाल लो, अगले दिन डिस्कस किया जाएगा। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, तो पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या वर्क डन है, फिर एट आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक में क्या होगा, डिफरेंट सिस्टम में और डिफरेंट प्रोसेस में, इसको फिर डिस्कस किया जाए।